जब जब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार इज फिनिश्ड, ही बाउंस्ड बैक लाइक एनीथिंग। 20 साल के बाद शायद नीतीश बाबू इज नॉट एज एनर्जेटिक as is needed for a state like बिहार। अभी भी 4 डिग्री में वो यात्रा कर रहे हैं बिहार में। बिहार के लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरा चुनाव में कैंपेन किए हैं और बड़े कैंपेनर थे पूरे चुनाव के हर एक सीट पर जाकर। आपने क्यों बीजेपी को छोड़ा? नहीं, मैं किसने कन्विंस किया एनडीए की तरफ झुकने के लिए? लेकिन कभी कभी कुछ फ्लैश में भी कोई चीज हो जाता है। किसकी तरफ से फ्लैश आया? आरएसएस की तरफ से फ्लैश आया, अमित शाह की तरफ से फ्लैश आया, मोदी जी ने फ्लैश किया? नहीं, उसको बेंगलुरु में क्या हुआ? नाराज होके नीतीश जी गुस्से में चले गए? नहीं, चले नहीं गए। He didn't attend the family photo जो हुआ था, वो तो नहीं थे ना नीतीश जी? फ्लाइट था, निकलना था। अरे जाइए ना। बता इंडिया गठबंधन के मीटिंग में नीतीश कुमार ने बेंगलोर में और मुंबई में कहा कि अपने एजेंडा में डालिए जातीय गणना, हम लोग कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी। दे बैक्ड आउट। राहुल गांधी तो उससे तो भाग गए उस चीज। हम लोगों को भी लग रहा था कि कोई सीरियस थॉट ही नहीं है। मैं आपके साथ बैठा हूँ मीटिंग में और आप मोबाइल पर ऐसे करते रहे, समझ में आ गया भाई ये तो ऐसे ही टाइम पास है। दिल्ली में जो पूर्वांचली बहुत बड़ा वोटर है, आपको क्या लगता है दिल्ली का क्या समीकरण रहेगा? जब कोविड हुआ था तो कोविड में जितने पूर्वांचल के लोग यहाँ थे, बस में भर भर करके दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ आए थे, यही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। ये उनका देन है पूर्वांचल के लोगों के लिए। क्या कहा, 500 रुपया लेके आता है और 5 लाख का इलाज कराता है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This is the new format that we've adopted where I have a live audience with me consisting of my colleagues from ANI. My guest today is Sanjay Kumar Jha of the Rajya Sabha. He's the National Working President of the Janata Dal United, joined the JDU in 2012 after resigning from the BJP. संजय जी, पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। कई सवाल हैं आपसे पूछना चाहती हूँ और मेरे जो कॉलीग्स हैं वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आपके राजनीतिक सफ़र और पार्टी के बारे में मैं 2-3 सवालों के बाद उस पे आऊँगी। पहले बिहार के बारे में बात करते हैं क्योंकि बिहार को लेके काफ़ी दुष्प्रचार होता है। कुछ ऐसे बयान होते हैं बिहार के बारे में जो आपत्तिजनक होते हैं, तो इसलिए मैं कुछ गलत फहमियाँ जो हैं बिहार के बारे में वो दूर करना चाहती हूँ, ख़ासकर हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस के बारे में। जो उनके सवाल होते हैं वो मैं उठाना चाहती हूँ। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर आप मेरे को इस पर समझाएं। जो इंटरनेशनली ये बात बार बार उठती है, वो उठाते भी हैं, उनके जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आते हैं फॉरेन मीडिया में। ये वाला एक जो है कि बिहार हैज़ द लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा among all Indian states and union territories. So it says that जो about 60,000 जो है वो है। दूसरा जो है वो है कि poverty rate जो है approximately 36 million people in Bihar live below the poverty line, accounting for substantial portion of its 100 million population. तो एक तो low poverty rate, rural areas में abject poverty, इसको लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है? आपकी पार्टी इतने साल से यू हैव बीन इन पावर इन द स्टेट, तो व्हाट इज़ द चीफ मिनिस्टर डूइंग, व्हाट इज़ योर पार्टी डूइंग टू डू दिस? और जो बिहार का जो इमेज रहता है हमेशा, दैट एरिया ऑफ डार्कनेस, हमेशा जब भी बिहार के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी रिडन, बैकवर्ड स्टेट, क्या ये सही इमेज है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सही है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, आई थिंक 19 साल हो गए उनको सीएम बने हुए, तो वो इनहेरिट किया किए थे। आप गुजरात के सीएम हैं, आप महाराष्ट्र के सीएम हैं, आप दिल्ली के सीएम हैं, तो यू हैव एक बेस है जहाँ से आपको टेक ऑफ करना है। अगर बिहार का कोई उस समय का देखे, व्हेन ही स्टार्टेड एज ए चीफ मिनिस्टर, वेदर इट्स रोड, whether it's law and order, पुराना कभी वीडियो आप लोगों के पास होगा कि पूरा फिल्म बन जाता था जो कैसे बिहार में जंगल राज, रैंसम फॉर किडनैपिंग के लिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति था, पूरा ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बैठ गई थी।
मुझे नहीं लगता है 4 घंटे बिजली भी रहती थी। इतना बड़ा वहाँ से लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया था। हम लोग तो देखे हैं उस पीरियड को। मुझे अगर पुराने जो लोग वहाँ जाते रहे हों, इवन प्लेस लाइक पटना, शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे। फॉरगेट अबाउट द रूरल बिहार। नए लोगों को शायद उतना नहीं ध्यान में होगा। फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड। वहाँ से नीतीश कुमार ने काम करना शुरू किया। और मुझे लगता है आज रोड के मामले में, अभी गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी बिहार, in our area. She has gone to Darbhanga, Madhubani, and she has seen the rural road. And she met Nitish ji also in Patna. She said कि जो ग्रामीण सड़क है, जो रूरल रोड है, वो the finest in the country. आज कनेक्टिविटी के मामले में, यानी कि जो लालू यादव ने कहा था कि सड़कें बनेंगी हेमा मालिनी के, तो वो नीतीश कुमार ने किया काम। अच्छा। सड़कों के मामले में कि हेमा मालिनी के गाल की तरह स्मूथ, जो स्मूथ एज सिल्क। वन द बेस्ट रोड आज के डेट में आप बिहार में कहीं से कहीं ट्रेवल कर लें, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। कहीं से कहीं आप ट्रेवल कर लें, बिहार जैसा रोड शायद कम स्टेट में मिलेगा। वन, जिस स्टेट में पावर नहीं था, क्योंकि हम लोग तो बेसिक्स से ही स्ट्रगल कर रहे थे उस समय जब आए। आज 24 आवर पावर बिहार में है। मुझे लगता है जब नीतीश कुमार सीएम बने, पहला उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, तो उनके लिए यही था कि सबसे बड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना। वो एक परसेप्शन, इमेज, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी डेवलपमेंट होगा तो बिना उसके, और पूरा एक परसेप्शन ही बदला हुआ था बिहार को लेकर के। वो स्टेट में बहुत लोगों को बोलता हूँ, जहाँ नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी अभी प्रधानमंत्री जी जाके उद्घाटन किए हैं। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी था, लोग पढ़ने आते थे। तो बिहार में कनेक्टिविटी के मामले में मुझे लगता है कि देश में, आई डोंट नो कितना आपके जो लोग हैं थोड़ा रिसर्च करके देखें, प्रॉब्ली वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जो काम उन्होंने 15-20 साल में किया, फिनोमिनल जो काम हुआ है। तो बहुत सारे एरिया में काम हुआ है, लेकिन बिहार का एक अपना एक लिमिटेशन है। इट्स जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, इट्स अ लैंडलॉर्ड स्टेट। इन्वेस्टमेंट उस स्तर से अभी नहीं आया है बिहार में। उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता नहीं हो पाया। झारखंड निकलने के बाद बिहार से आपको इस बिहार में हम लोगों को एक बड़ा चंक जो नॉर्थ बिहार का है, वो हमेशा फ्लड से वो रहता है। वो फ्लड भी लार्जली नेपाल से पानी आता है। तो एक ये भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि लास्ट 17, 18, 19 ईयर्स में नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा बेस बना दिया बिहार का। क्योंकि बेसिक्स ही ठीक होगा तभी कोई कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्ट करने आएगा। और मुझे लगता है अब जो सरकार चल रही है, सो वी आर हियर इन सेंटर ऑल्सो, और बिहार में भी सरकार एनडीए की है। अब जो सरकार है, तो निश्चित रूप से पिछले बजट में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्पेशल एक पैकेज कहिए या बिहार को लेकर के, सर्टेन प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने फोकस करके जो किया है, और अभी भी बजट आने वाला है 1-2 दिन में। तो मुझे लगता है अगले 5 साल में बहुत सारा इंडिकेटर बहुत बदल जाएगा बिहार में। ओके। एक और सोशल इंडिकेटर्स पे अगर हम जाएं, तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है, इट वाज अभी अब 61.8% है, जिसमें विमेंस लिटरेसी हैज़ इम्प्रूव्ड। जहाँ पे पहले हुआ करती थी वहाँ से इट हैज़ इम्प्रूव्ड, बट इट्स स्टिल नॉट गुड इनफ। दूसरा है हेल्थ एंड जेंडर। जेंडर में आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन हेल्थ को लेकर अभी भी इनइक्वालिटी है। जो शहरों में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पे जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो अभी भी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में तो ना के बराबर है, इन द सेंस कि इंफॉर्मेशन नहीं है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे स्टाफ नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। आपका ही कैग रिपोर्ट एक आपने दिया था, टेबल हुआ है, जो बजटरी प्रोविजंस हैं वो यू हैव नॉट स्पेंट जितना स्पेंड करना चाहिए था। ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज 2016 to 2022 जो प्रेजेंट हुआ है, ये इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एलोकेशन है आपके पास वो खर्च नहीं हुआ। सो व्हाई इज इट दैट इन दीज फैक्टर्स अभी तक इतना नहीं हुआ?
हेल्थ में तो मेरे ख्याल से बहुत काम हुआ है बिहार में। और आज के डेट में मैं थोड़ा कॉम्पैरेटिव इसलिए कहता हूँ कि रूरल एरिया में जो हॉस्पिटल थे, ये डेटा से प्रूव होता है कि वहाँ महीने में 10 पेशेंट नहीं आता था, 10 से 15 पेशेंट, 1 से 2 पेशेंट पर डे आता था। ये था जो एडिशनल हेल्थ सेंटर था। और अभी मुझे लगता है कि महीने में 10,000 से ज़्यादा पेशेंट जाते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, डॉक्टर्स कम थे। नीतीश कुमार ने ऑलमोस्ट हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खोला है कि यू नीड अ डॉक्टर। अब डॉक्टर की कमी थी 4-5 मेडिकल कॉलेज थे जो मेन मेडिकल कॉलेज थे। तो उसमें चेंजेस काफ़ी आ रहा है। पटना में ही अब जो IGMS था वो बिल्कुल वो था, उस सारे को उन्होंने डेवलप किया है। अब मुझे लगता है कि हेल्थ के सेक्टर में तो काफ़ी काम हुआ है। इट नीड और काम होना चाहिए, लेकिन मुझे ये रिपोर्ट का नहीं पता जी क्या खर्चा हुआ है। ये मुझे आइडिया नहीं इसका। कि कौन सा टेबल हुआ था रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है। कभी कभी ये भी होता है कि शायद आप पूरा फिगर नहीं देते हैं। मैं दे देती हूँ आपको। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, CAG की बात कर रहा हूँ कि आप नहीं देते हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में, लिटरेसी के मामले में, अब लिटरेसी में बिहार इज द फर्स्ट स्टेट which started giving cycles to girls, first time in the country. ममता बनर्जी ने भी किया था, आई थिंक। सब आगे किए होंगे, लेकिन बिहार इज द फर्स्ट स्टेट, नीतीश कुमार इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर who has started giving cycles and uniform to the girls. अब बिहार में जो लड़कियां 7-8 क्लास के पास जाती नहीं थी क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं होते थे, ऐसी भी स्थिति थी। साइकिल दिया, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिहार में, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट इन द कंट्री जहां पंचायत में पहली बार महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। अब देखिए 4-5 चुनाव हो गया, कितना बड़ी संख्या में महिलाएं जो घूंघट करके और घर से नहीं निकलती थी। मैंने कहा ना, ये एक जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर महिलाओं का इस 18-20 साल में बिहार में कितना बड़ा चेंज हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस आया है। जो साइकिल चला के स्कूल जा रही है, कितना उनमें चेंज हुआ है। फिर उनको बिहार देश में, आई एम ऑन रिकॉर्ड, देश में बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स में महिलाएं बिहार में। यू चेक द फिगर। तो ये सब भी तो अच्छी बात बिहार की नहीं आ पाती उतनी, लेकिन बहुत सारा इंडिकेटर चेंज हुआ है ना बिहार में। नीतीश कुमार ने जीविका करके महिलाओं का शुरू किया काम, उनको एम्पावर करने का। उसमें मोस्टली बैकवर्ड, दलित, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो है। आज वो 1 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में बना हुआ है। पता नहीं आप लोगों के नॉलेज में ये बात है कि नहीं, लेकिन इतना बड़ा। और जब CM जा करके इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों से, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसी में से बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा, मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, वो पूरा मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के बोलती है। मैंने कभी हम लोगों ने सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा चेंज इस 17-18 साल की कहानी है। वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट में ये भी होता है दैट वंस प्रोहिबिशन केम, women were very pro नीतीश because they were happy कि एक तो नशाबंदी और दूसरा ये जो क्रैकडाउन हुआ था ऑन इलीगल अल्कोहल व्हिच वाज बीइंग, व्हेन वी से प्रोहिबिशन वी मीन दैट। तो उसके बारे में भी बताएंगे हाउ वुमेन गॉट एम्पावर्ड। गट्स टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ये नॉर्मल रूटीन पॉलिटिशियन से तो बड़ा मुश्किल है, नहीं देखते नहीं है दिल्ली में, तो ये तो गट्स चाहिए आपको ये चीज करने के लिए। दिल्ली में मतलब आप दिल्ली में 1+1 फ्री और क्या, दिल्ली तो वही है। नीतीश कुमार ने नोइंग, क्योंकि वो दिल्ली में भी काम किए, वो भारत सरकार में, वाजपेयी सरकार में इंपॉर्टेंट मंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर थे, सरफेस ट्रांसपोर्ट थे, लेकिन महिलाओं ने ही यही जीविका के एक मीटिंग में गए, अपील किया कि शराबबंदी कीजिए। वो प्रॉमिस किए कि नहीं, अगर अगली बार सरकार बनेगी तो मैं कर दूंगा। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ शायद लोग नहीं समझ पाए उतना, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा मेनेस था। नशाबंदी भी, यू हैव अ पोरस बॉर्डर, ओपन बॉर्डर है नेपाल से, वो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि लार्जर इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में।
हम लोग जो आज पॉलिटिशियन जाते थे गांव में तो 3-4 बजे के बाद लगता था मुश्किल है गांव में जाना, हर एक दूसरा आदमी। तो वो अब वो चीज़ें तो काफ़ी मिनिमाइज हो गई, बहुत नशा में भी पर बूटलेगिंग अभी भी होती है उसके कारण। वो चैलेंज हमेशा रहेगा। अब बहुत सारा आपने कानून बनाया हुआ है तो क्राइम होता है कि नहीं होता है? क्राइम होता है, फिर आप एक्शन लेते हैं, तो वो तो सरकार हमेशा उस पर लिखती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे, डोमेस्टिक वायलेंस इतना बड़ा इशू था, जो 400-500 हज़ार रुपया कमाते थे वो शराब में उकर देते थे। तो ये सब देखते हुए नीतीश जी ने ये लिया, और इट इज़ 8 years नाउ, 8 साल है। बहुत लोगों को लगता था कि साल भर में ये चीज़ शायद नहीं सस्टेन कर पाएंगे, लेकिन 8 साल से है, आई नो वो कभी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है क्राइम पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे। शायद इसीलिए आपने कहा उन्हें भारत रत्न और नोबेल भी मिलना चाहिए। नहीं, नोबेल मैं दूसरे सेंस में कह रहा था। वुमेन एम्पावरमेंट में मुझे ज़रूर लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के आने से पहले कम से कम महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल जो आधा पॉपुलेशन के लिए तो बिल्कुल वो घर में थी। बहुत कम लोग स्कूल जाते थे, जो जाते भी थे तो स्कूल ड्रॉप आउट्स मुझे लगता है बहुत बड़ा था गर्ल्स में। इन सब इतना बड़ा चेंज करना, इतना कॉन्फिडेंस लाना, उसको इंटीग्रेट करना सोसाइटी में, इकोनॉमी से जोड़ना, जॉब में उनको इंटीग्रेट करना, इतना बड़ा जो मैं बताया कि आज गांव के लोगों को लगता है, पहले लोग मजाक करते थे कि ये मुखिया पति है, माने ये हस्बैंड है मुखिया के। हाँ, कि ये काम करते हैं। अब इतना बड़ा वर्क फोर्स, महिलाएं मुखिया, जिला परिषद बन के निकलती है। ये सारा कहानी 20 साल का है जो मैं बता रहा हूँ। जॉब में 1/3 रिजर्वेशन दिया उन लोगों को, तो पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये बिहार का एक बात, जब भी बिहार की चर्चा करनी हो तो ये जरूर कहिए कि फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, बजट ही को मैंने सैलरी देने वाला का स्थिति नहीं रहता था जब उनका, वहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक ट्रैवल करना, उसका एक सबसे बड़ा कारण बताऊँ मैं क्या है, कि ये ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है। 19-20 साल से बिहार में काम कर रहा है, 5 साल यहाँ भी मंत्री रहे भारत सरकार में, 25 साल से वो पोजीशन पे है, लेकिन आप इतना बड़ा भी छीटा उनके ऊपर नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं उनको। तो करप्शन को लेके आप मैं कह रहा हूँ, तो वो जो इंटीग्रिटी थी, प्लस पढ़े लिखे इंजीनियर है, तो एक दिल्ली में काम किए, तो एक विजन था, जो भी उनका एक विजन था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया ज़मीन पर, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। बहुत सारा लिमिटेशन है, बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन उन्होंने ऑनेस्टली बिहार के लोगों को सर्व किया, और इसीलिए आज जब भी कोई बात होती है तो नीतीश कुमार इज़ द फेस ऑफ स्टेट। संजय जी, आप उस बिहार की बात कर रहे थे जो 19 साल पहले का बिहार था। यहाँ पर कई लोग हैं आपके राज्य से, दे प्रॉब्ली डोंट इवन रिमेंबर जो वो वाला बिहार था जहाँ पावर कट्स लंबे लंबे 15-18 घंटे के पावर कट्स होते थे, जहाँ स्ट्रीट लाइटिंग नहीं थी, पटना में भी स्ट्रीट लाइटिंग नहीं थी, जहाँ पर माफिया का डर था, किडनैपिंग फिरौती का डर था, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को बाहर भेज देते थे बिकॉज दे वर स्कैर्ड ऑफ इंडस्ट्री, या बिजनेसमैन भी देख लीजिए, दे वर स्कैर्ड की किडनैपिंग हो जाएगी फॉर रैंसम। उस बिहार के बारे में लोग ज़्यादा, आई डोंट थिंक मेमोरी इतनी है, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन। तो उस जब आपकी पार्टी या फिर उस जनरेशन के लोग जंगल राज की बात करते हैं, नॉट मेनी फर्स्ट टाइम वोटर्स रिमेंबर दैट। वो कहते हैं हाँ होता होगा, अब की बात करते हैं। सो आई जस्ट वांट कि इफ समबडी हैज़ अ क्वेश्चन ऑन क्राइम। नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष दुबे है। सर, विपक्ष का आरोप है कि आपकी जो सरकार है नेतृत्व में बिहार में, वो क्राइम को नियंत्रण करने में वो काफ़ी विफल रही है। तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है क्राइम का, उसको आप कैसे सही ठहराएंगे? हाल ही में अनंत सिंह पे गोली चली और तमाम वारदात सामने आते हैं हमारे, तो आप कैसे सही ठहराएंगे उसको? देखिए, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, उसको तो कोई ये नहीं कह सकता है, वो तो दिल्ली में भी होता है, नोएडा में भी होता है। उस पर रिएक्शन सरकार का क्या है? सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जिनका नाम लिए हैं वो जेल के अंदर है अभी,
जिनका नाम लिए है, ही इज़ बिहाइंड बार, उन्होंने सरेंडर किया है, जेल के अंदर है। तो 18 फिर मैं 19 साल इसलिए कहता हूँ, नीतीश कुमार नेवर अलाउड कि कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज किसी भी क्रिमिनल को दिया जाए। जो होता था, बहुत जगह होता है, जो पास्ट में होता था, कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज वाला कहीं कोई जाके क्राइम कर ले तो पुलिस एक्शन लेती है, सजा दिलवाती है। थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, वो हो सकता है, लेकिन कभी कोई पैट्रनेज देना, कोई ऐसा क्राइम हमको लोगों को तो ध्यान में नहीं आता है। क्राइम थोड़ा बहुत वही शराब वाला होता है, लेकिन कोई ऐसा क्राइम होना बिहार से, तो अब ऐसा रिपोर्टिंग, कोई किडनैपिंग का आपके नॉलेज में आया हो, कोई रैंसम के लिए बड़ा क्राइम नॉलेज में आया हो, तो आप बताइए। हमको तो नहीं लगता है कि ये इतने दिनों में कोई भी ऐसा एक केस आया है बिहार से। इसलिए बिहार में क्राइम लार्जली कंट्रोल में है, पुलिस बिल्कुल ग्राउंड पर है, और किसी भी ऐसे एलिमेंट को सरकार कभी भी 1% भी उनको पैट्रनेज नहीं देती है। आप नीतीश बाबू के बारे में कह रहे थे कि ही सच एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन दैट आप कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते उनके पूरे टेन्योर को लेकर, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में। लेकिन पॉलिटिकली काफ़ी लचीलापन होता है, वो ही इज़ ऑलवेज देयर। मतलब बिहार की बात करते हैं तो पहले कहा जाता था दैट इट इज़ द यादव फैमिली, लालू यादव फैमिली, लेकिन अब कहते हैं जब जाए जो भी आए, नीतीश बाबू तो हमेशा रहेंगे बिहार में। सो जस्ट टेल मी व्हाई इज इट दैट जो भी हम सोचे कि जो भी समीकरण आ सकता है बिहार में इन पावर, उसमें नीतीश बाबू हमेशा रहेंगे, ऐसे कैसे हो जाता है? हमको लगता है कि उन्होंने पब्लिक का ट्रस्ट जीता है। बिहार के लोग बहुत अपमान झेले देश भर में, ये सच्चाई है। मैंने कहा नए जनरेशन को शायद इतना ध्यान नहीं हो इस बात का, और स्क्रैच से उन्होंने शुरू करके बिहार को एक मेन स्ट्रीम में ले करके आया, और आज भी लोगों को ट्रस्ट उन्हीं पर है, क्योंकि लोगों को पता है कि ईमानदार काम करने वाले आदमी है। तो वो तो पब्लिक ट्रस्ट है ना, उसको तो आप इरेज नहीं कर सकते है ना, वो कैसे इरेज कर सकते? तो चाहे मोदी जी हो या लालू यादव हो या चाहे तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो, सब कहते हैं कि दे हैव टू वर्क विद नीतीश, बिना नीतीश जी के काम नहीं कर सकते बिहार में। ये तो उनका किया हुआ काम है ना लोगों के बीच में। यू कैनॉट इग्नोर हिम, यू लाइक हिम और डिसलाइक हिम, इग्नोर नहीं कर सकते उनके बिहार पॉलिटिक्स में। तो ये उन्होंने तो ओवर अ पीरियड लोगों का ट्रस्ट जीता है ना अपने काम से। यही वजह है ना, लोगों के बीच में जो काम किया है, सेल्फलेस, उनका क्या है? उनका और लालू जी का क्या केमिस्ट्री है? मतलब ऐसे क्या होता है कि लालू जी अभी भी कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिए, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, थोड़ा पर्सनल इसलिए कि नीतीश कुमार जो पूरा सो कॉल जंगल राज या उस सारा लड़ाई वो लड़े हैं उस समय, ही वॉज द फेस अगेंस्ट हिम। लोगों ने वोट किया कि वो लालू यादव के पॉलिटिक्स, उसकी सरकार से मुक्ति चाहते थे, और उसको लेकर के नीतीश कुमार को वो एक फ्रेश जो एक पॉलिटिक्स का वो सिंबल बने बिहार में बहुत दिनों के बाद, जो कोई एक ईमानदार काम करने वाला आदमी मिला। तो आज भी पब्लिक एट लार्ज वही चीज समझता है उनके बारे में। तो इसलिए कभी कभी एबरेशन होता है पॉलिटिक्स में, सारा चीज आप जैसे प्लान करते हैं ऐसे नहीं होता है। तो जब वो साथ आए थे वो एबरेशन था? अब मुझे लगता है कि जो उस समय जब ये घटना हुई, हाँ, एक उन्होंने एक लाइन लिया और जो भी परिस्थिति हुई उसमें साथ आए, लेकिन नेचुरल एलाई तो कभी नहीं रहे। तो एबरेशन, कॉम्प्रोमाइज, ये सब नेगेटिव नहीं है? नहीं, हो सकता है, लेकिन मैंने कहा नेचुरल एलाई कभी दोनों नहीं थे। नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये दोनों पार्टी के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, साथ नहीं रह सकते। तो फिर मोदी जी और नीतीश जी के वो एबरेशन नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है? नहीं, इसलिए बिहार में जो चेंज आया 2005 में जब सरकार बनी, तो बीजेपी और जेडीयू साथ लड़ाई लड़ रहे थे लालू यादव के खिलाफ। जब चेंज आया तो दोनों साथ मिलकर सरकार बनाए, दोनों बिल्कुल साथ थे। जो भी अच्छा काम हुआ, नीतीश कुमार फैसल के बीजेपी भी साथ थी, सुशील मोदी जी उनके साथ थे, ही वॉज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर के काम की। तो ये नेचुरल अलायंस? ये नेचुरल अलायंस था। तो जो एबरेशन जब ये हट जाते हैं एक दूसरे से, तब वो एबरेशन है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये एक घटनाक्रम हो सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन
उस समय भी जब रहे, जब उनको लगा कि नहीं उनके साथ चलना मुश्किल है, जिस टाइप का पॉलिटिक्स वो करते रहे हैं वो इन लोगों के साथ नहीं डिलीवर हो सकता है, तो उन्होंने फिर स्टैंड मतलब। जब भी बिहार में इलेक्शंस की बात चलती है तो ये वाली तस्वीर ज़रूर आती है, ये वाला जो पोस्टर है ये ज़रूर चलता है कि क्या ये दोनों एक साथ होंगे फिर से? कभी नहीं। नहीं हो सकते। यू हैड अ क्वेश्चन ऑन दैट आल्सो। सो नीतीश कुमार जी थे ड्राइविंग फोर्स इंडिया अलायंस के पीछे, उनका ब्रेन चाइल्ड था इंडिया अलायंस। उन्होंने सारे दलों को इकट्ठा किया, पटना में एक बहुत बड़ी उनका सम्मेलन हुआ, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ही इंडिया अलायंस छोड़ना पड़ा और एनडीए का दामन थामना पड़ा? व्हाट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन? दो पार्ट है। मैंने कहा ना, हमें यहाँ पे रिपोर्टर्स के पास ज़्यादा तीखे सवाल होंगे। ये सही बात है कि इंडिया अलायंस के ड्राइविंग फोर्स वही थे, और क्योंकि मैं उनके साथ सब जगह गया हूँ उस समय, और वो जो लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, तो कांग्रेस ने भी उनको एक लिस्ट दे दिया, भाई इन लोगों से आप ही बात कर सकते। और वो सब जगह गए, बंगाल हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, सब जगह वो जा करके बात करके। मुझे ध्यान है कि वो सब लोग कहते थे कि करिए लेकिन माइनस कांग्रेस करिए, और ये थे कि नहीं कांग्रेस के साथ अलायंस करना, कि मैंने साथ ही रहना, और सबको इकट्ठा करके पहला मीटिंग पटना में किया था। हाँ। इंडिया का मीटिंग हुआ। जो एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ में, वो कहीं से भी ये नहीं था कि उनको एक ही था कि किसी एक का खिलाफ करना है, माने कोई नैरेटिव, कोई आइडिया, कोई पॉलिसी। मुझे आज भी याद है जब ये नाम दे रहे थे इंडिया, मुझे प्रॉब्ली बेंगलोर में जब मीटिंग हुआ, वहाँ पर नीतीश कुमार ने उस मीटिंग में उसका पूरा विरोध किया कि ये कहाँ से ही इंडिया का क्या मतलब, हाउ कुड यू हैव अ नेम लाइक इंडिया किसी उसमें। क्यों? उनका था कि भाई इंडिया इज इंडिया, आप इसको पॉलिटिकल उसमें क्यों करके वो कर रहे हैं। हाँ। काफ़ी वहाँ उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का। तो वो नाम किसने दिया था? क्योंकि टीएमसी कहती है ममता बनर्जी ने दिया और कांग्रेस कहती है नहीं कि उन्होंने दिया। अब वी हैव नो आइडिया, हम लोग को कोई आइडिया इस बात पर आप उस नाम से सहमत नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और अखिलेश भी सहमत नहीं थे कि वो भी नहीं चाहते थे ये नाम? वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पब्लिकली उस मीटिंग में विरोध किया इस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए। और जब इकट्ठा सब किए तो अब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन जब हम लोगों को भी लग रहा था कि कोई सीरियस थॉट ही नहीं है इन लोगों में किसी चीज़ का मूव करने के लिए। मैं आपके साथ बैठा हूँ मीटिंग में और आप मोबाइल पर ऐसे करते रहे। अब बताइए भी कि कौन कर रहा था? समझिए तो आपको कैसा लगेगा, बताइए। नहीं, पर कौन कर रहा था? अब कोई इतने सीनियर लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं, सीनियर, आप सीरियस बात कर रहे हैं बैठकर पॉलिटिक्स में, और आपका फोकस ही उस चीज़ पर नहीं हो, तो पर वो तो सब जानते कि उनका फोकस नहीं रहता। तो समझ में आ गया भाई ये तो ऐसे ही टाइम पास है लोगों का। और नीतीश कुमार ने कहा कितनी बार, मुझे याद आज भी याद है कि भाई मध्य प्रदेश उस समय इलेक्शन हो रहा था स्टेट में, कि वहाँ साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए, एक यूनाइटेड फेस हो करके, एक आइडिया भी लगेगा, लोगों भी जाएगा। हमको नहीं लगा, कांग्रेस कभी बहुत इन सब चीज़ों को लेकर के ये थी, तो एक बैकग्राउंड ये था। और धीरे धीरे हम लोगों को लगा कि नहीं, एक तो स्टेट में भी गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो रहा था, और दे वांटेड टू मेक हिम द कन्वीनर। कौन चाहता था कि वो कन्वीनर बने? ममता बनर्जी कहती थी कि वो कन्वीनर बने। नहीं, वो कैसे चाहेंगे, वो तो कभी नहीं चाहेंगे। फिर कौन चाहता था कि वो कन्वीनर बने? हाँ, लेकिन कुछ लोग का था कि कन्वीनर बने, लेकिन वो बार बार बोलते थे कि भाई मेरा कन्वीनर बनना या नहीं बनना इशू नहीं है। उनका था कि आप अपना एजेंडा तो बनाइए, जिस एजेंडा पे आप लोगों के बीच में जाएंगे। नहीं, कन्वीनर तो बिहार का हर पॉलिटिशियन जो है वो एक जेपी इमेज को लेके अपने कंधे पे बिठा के चलता है। मेरे को तो लगता है कि एवरी बिहार पॉलिटिशियन वांट्स टू बी अनदर जेपी, एंड आई थिंक ये नीतीश जी का भी ड्रीम था व्हेन ही स्टार्टेड दिस अलायंस। मेरे रीडिंग में ये है। इज इट रॉन्ग? ये नहीं, मुझे नहीं लगता वो रीज़न नहीं हुआ। ये लोग तो खैर जेपी मूवमेंट से ही निकले हुए लोग हैं, ये लोग जेपी मूवमेंट से निकले। नीतीश कुमार जी जब ये काम करना शुरू किए तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद वो अकेले आदमी थे जो ये चीज़ को सबको इकट्ठा कर सकते थे, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते थे आपस में, जो करके उन्होंने सबको इकट्ठा कर भी दिया।
एक एक मंच पर। लेकिन कोई जेपी बनने के लिए जेपी वो तो हम लोगों को कभी चर्चा भी नहीं हुई, ऐसी कोई बात हमको नहीं दिखती। केसीआर के साथ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो माइक इधर से इधर उधर से इधर, वो क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हो गया, आपको जो बोलना था, इफ यू, अरे दो बार उनको बोल रहे थे कि आप जो हम लोगों को बोलना था वो बात, वो उनका उस समय वही था कि माइनस कांग्रेस, कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी और बात खत्म की। पर आप मना नहीं सके केसीआर को कि माइनस कांग्रेस नहीं हो सकता? हम लोगों ने कहा उस समय, पर वो नहीं माने। तो वो चले गए फिर। वो कभी इस मीटिंग में आए वो भी फोर्थ फ्रंट बनाना चाहते थे। हाँ, वो कोई दूसरा फ्रंट बनाना चाहते थे। हाँ। तो वो तो कभी इस मीटिंग में आए भी नहीं। हाँ। तो इस मीटिंग में जब हम लोग को भी लग गया कि चीजें, तो बैंगलोर में क्या हुआ? नाराज होके नीतीश जी गुस्से में चले गए? नहीं, चले नहीं गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि तो बीच मीटिंग में उठ के चले गए? नहीं, गए नहीं। ही डिडंट अटेंड द फैमिली फोटो जो हुआ था, वो तो नहीं थे ना नहीं, नीतीश जी? फ्लाइट था, निकलना था। अरे जाइए ना, बता रहा हूँ, मीटिंग खत्म हो फ्लाइट गया था, मीटिंग चीफ खत्म हो मिनिस्टर को गया। फ्लाइट की क्या प्रॉब्लम? मीटिंग खत्म हो गया उसके बाद, लेकिन उन्होंने, ये सही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज का वहाँ हाँ। इस नाम को लेकर। पर उसी मीटिंग में क्या नीतीश जी और लालू जी एक साथ होके, व्हेन यू नो क्वाइट क्लियरली कि कांग्रेस जो है वो लालू यादव के साथ ज्यादा झुकाव है उनका, वाज इट पॉसिबल? नहीं, मैं समझा नहीं किस। इंडिया अलायंस बन रहा था, उसमें लालू यादव भी है, नीतीश बाबू भी है, और कांग्रेस का झुकाव लालू यादव की तरफ ज़्यादा रहता है, तेजस्वी की तरफ ज़्यादा रहता है, नीतीश बाबू की तरफ कम रहता है, बिकॉज वो थोड़ा सा एक देयर इज़ अ लिटिल खिंचातानी होती है उन दोनों के बीच में। वॉज दैट द प्रॉब्लम? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं था। जब नीतीश कुमार बार बार हर एक मीटिंग में, चाहे पर्सनल कन्वर्सेशन में, कहते थे कि एक देश के सामने एक एजेंडा सेट करके हम लोगों को चलना चाहिए और टाइम फ्रेम भी एक सेट करके चलना चाहिए, जो भी है, अगर अगला चुनाव आप लोगों को ठीक से लड़ना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक दो मीटिंग के बाद कोई सीरियसली इस चीज़ को परस्यू कर पा रहा था, और परस्यू कांग्रेस को करना था लार्जली, क्योंकि मेन पार्टी वही थी। तो कांग्रेस में मुझे दिखता ही नहीं था कि कौन बात कर रहा है, कौन लीडर है, कौन सोचता है, कहीं कुछ था ही नहीं वहाँ पर कोई। तो उन्हें, नीतीश कुमार को किसने कन्विंस किया एनडीए की तरफ झुकने के लिए? आप? नहीं, मैं क्या, उनको कन्विंस कौन कर सकता, जब वो तो नहीं, वो सर्वा तो है ही पार्टी में, पर फिर भी बातचीत तो होती होगी आप लोगों की, इट इज़ बेटर टू गो दिस वे, बेटर टू गो वो दैट। तो होता ही, वो तो दिख रहा था। वो खुद भी एक फील कर रहे थे कि जो बिहार में सरकार चलाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था, जो काइंड ऑफ फीडबैक ही इज हैविंग, वो ठीक नहीं आ रहा था। जो हमारे पार्टी के लोग आकर के उनको ब्रीफ करते थे, तो लगता था कि ज़मीन पर जो है वो ठीक ढंग से चीज़ें नहीं चल रही हैं। ये सब एक फीडबैक था। और कभी कभी सडनली, मैं पॉलिटिक्स में पता नहीं, ये कुछ फेट का भी कुछ होता होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ फ्लैश में भी कोई चीज़ हो जाता है, तो उसी टाइप से हो गया तो है। क्या फ्लैश था वो? नहीं किसकी तरफ से फ्लैश आया? आरएसएस की तरफ से फ्लैश आया, अमित शाह की तरफ से फ्लैश आया, मोदी जी ने फ्लैश किया, किसी ने तो फ्लैश किया होगा ना? नहीं, कहीं आपका रहता न्योता है आया था सिचुएशन। कि आपने नहीं, उसको अब हो तो गया, आप तो बता सकते हैं। नहीं, ऑब्वियसली भाई पहले से साथ काम किए हुए हैं सब लोग, हाँ, तो एक तो कंफर्ट लेवल रहता ही है इन सब चीज़ों का, इसमें कोई भी इशू नहीं था। कंफर्ट लगे, शादी होके डिवोर्स होके फिर से उन्हीं से शादी कर ली। तो ये है कि हाँ, इसमें होम मिनिस्टर का तो डेफिनेटली उनका मेजर उसमें रोल था, प्रधानमंत्री जी के बिना तो नहीं, लेकिन उनका इम्पोर्टेंट रोल था। यू वांट आस्क अ क्वेश्चन? हाँ सर, मैं भी बिहार से ही हूँ और मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे चाचा और भतीजा का प्यार कभी कभी उमड़ आता है, क्या ये संभव नहीं है कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू एक ही चुनाव चिन्ह और एक ही उस पर आगे बढ़े? नहीं, बीजेपी जेडीयू, हाँ, नहीं, चुनाव चिन्ह तो अपना अपना पार्टी से हम लोग लड़ते रहे। अलायंस में एनडीए पूरा चुनाव लड़ेगी, और अभी बिहार में ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है, हर एक जिला में एनडीए की मीटिंग चल रही है बड़े स्केल पर, और उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो सीट शेयरिंग होगी? अभी तक तो यही होती रही। हाँ, सीट होगी, शेयरिंग, हाँ बिल्कुल पक्का। ही हैज वन क्वेश्चन ऑन कोसी जो मैंने नेगेट कर दिया था, वो पूछना चाहते थे। यू हैव अ क्वेश्चन? बिहार और सुपौल जिला का रहने वाला हूँ, और कोसी खैर सब जो जानते हैं किस तरह से आपदा लेके आती है सबके लिए। तो सर, इसके लिए बिहार सरकार मतलब क्या कुछ, अभी 19-20 साल तो हो गए नीतीश जी को,
तो सर आगे क्या प्लान है उसका, ताकि इस तरह की त्रासदी ना आए हर साल? उसका एक सबसे बड़ा इशू है कि कोसी नदी नेपाल से आती है, और कोसी नदी नेपाल से आती है, वहाँ नेपाल में हाई डैम बनना है। इट इज़ बिटवीन टू कंट्री। डिप्लोमेटिक इशू भी है उसके साथ जुड़ा हुआ, ट्रीटी भी है। मैं खुद मंत्री रहा हूँ इस विभाग में, बिहार सरकार में, वाटर रिसोर्स का, तो मैं थोड़ा और भी जानता हूँ। और जब तक वहाँ भी सरकार बहुत स्टेबल नहीं रहती है नेपाल में, तो अब उनके कंसेंट के बिना ये हो नहीं सकता है। नीचे के एरिया में बन नहीं सकता, बनेगा वहीं पर जा कर के डैम। तो इसलिए जब तक वो सहमति नहीं होती है तो परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है। तो वो तो इस बिटवीन टू कंट्री कोई रास्ता निकलेगा जब तक नेपाल की भी सहमति होगी। अगर ये कंट्री के अंदर होता तो चीज़ें हो गई रहती, जितना दिन से हम लोग लगे हैं। लेकिन इस पार्ट में भारत सरकार भी और बिहार सरकार, अब पिछले बजट में जितना पैसा निर्मला सीतारमन जी ने, भारत सरकार ने दिया है फ्लड मैनेजमेंट के लिए, तो बहुत सारा आपको उसका काम दिखाई पड़ेगा ग्राउंड पर। बहुत काम हुआ भी है जिसका इम्पैक्ट, एक बार कोसी ट्रेजेडी हुआ था 2008 में, उसके बाद बहुत सारा काम वहाँ हुआ, और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के बिहार सरकार ने बहुत सारा काम वहाँ पर किया है, और अभी भी बहुत सारा काम वहाँ पर चल रहा है। मुझे लगता है काफ़ी फ्लड, अब उस लेवल का फ्लड अब दिखाई भी नहीं पड़ता होगा, काफ़ी मिनिमाइज हुआ है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन में हम लोग भी परस्यू कर रहे हैं यहाँ से, और सब लोग सेंसिटाइज है जिन लोगों को करना है, चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे अमित शाह जी हों, और वो लोग भी अपने लेवल से नेपाल से बात कर रहे हैं। Yeah, you have a question? Hi sir, my name is गुरप्रीत कौर एंड अभी तक जितना भी पॉडकास्ट चल रहा है सीम्स लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग चल रहा है, आप दिल से बात कर रहे हो। अभी आपने बोला कि जब इंडिया अलायंस था कुछ लोग सीरियस नहीं थे कांग्रेस में, वो कुछ लोगों में जो फ़ोन चला रहे थे, क्या आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हो? फ्रैंकली स्पीकिंग आप बता बहुत चीज़ तो ऑब्वियस हो जाता है, उसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। ओके, सो योर जेडीयू इज टॉकिंग अबाउट कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्सन है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। वो तो जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ। Okay. Any other question on this? Okay. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रासुक जैन है। सर अभी आपने सीट शेयरिंग की बात की, तो क्या अगला बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ जेडीयू सीट शेयर करेगी? अभी तो हम लोग लोकसभा लड़े हैं, तो लोकसभा में तो सीट शेयरिंग सामने में है आपके। हम लोग सब साथ मिल करके सीट शेयरिंग की और साथ में लड़े, और रिजल्ट भी सामने है कि बिहार में इस अलायंस का इम्पैक्ट ये हुआ कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बिहार का भी बड़ा रोल है कि लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार से। तो इसलिए सीट शेयरिंग कोई इशू नहीं होगा। वो भी हमारे साथी हैं अलायंस में, साथी लड़े थे, वो भी तो पार्टनर थे, और अलायंस में उनको भी सीट मिला था 5 सीट बिहार में। विधानसभा के समीकरण कुछ दूसरे होते हैं, और दूसरा पिछली बार जेडीयू का यह आरोप था कि एलजेपी की वजह से हमारी सीटें कम आई, वरना हमें 75 सीटें आती, पर अब इसी वजह से 45 आई। पिछली बार कुछ कन्फ्यूजन था, उस अलायंस में नहीं थे हम, और बीजेपी, तो जेडीयू बीजेपी साथ लड़ी थी, और शुरू के चुनावी दौर में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो जाके चुनाव लड़ लिए थे, तो वो इशू था। लेकिन अब कोई इशू ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल एक साथ होकर के लोकसभा भी लड़े हैं और एक साथ होकर विधानसभा भी लड़ेंगे, कहीं कोई गैप नहीं है इसमें। 2024 की बात कर रहे थे तो उस वक्त नारा चला था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इस बार क्या होगा बिहार में? बिहार में इस अलायंस को मुश्किल है। ये ठीक बोल रहे हैं, 2020 पीक था आरजेडी का जो मिलना था। एक वोट है जो उनको मिलता है, लेकिन मैं बार बार जब आपको पुराने उसमें ले जाता हूँ, वही पार्टी है, ये वही पार्टी है ना जिसकी बात कर रहा हूँ। आज जो बात कर रहे हैं जॉब और कहाँ का, तो वही पार्टी है जो बिहार को इस डार्कनेस में लेके गया था। आज भी वही लोग हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें, उसी टाइप का पॉलिटिक्स करता है, तो ये बिहार के लोग जानते हैं। एक और एस्पेक्ट आ गया है, वो है प्रशांत किशोर का। आप क्या समझते हैं कि विधानसभा चुनाव तक क्या वो एक मूवमेंट जुटा पाएंगे पॉलिटिकली? बिहार का चुनाव में ये बाइपोलर ही चुनाव होगा जितना मैं समझता हूँ। बिहार के लोग इस बात ज़्यादा समझदार हैं, जो वोटर हैं वो सरकार बनाने के लिए पक्ष में या विपक्ष में वोट देंगे। बाइपोलर मतलब एनडीए वर्सेस? हाँ, मैं यही देखता हूँ। एनडीए वर्सेस जेडीयू, आरजेडी, या एनडीए वर्सेस इंडिया? एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया अलायंस। हाँ, उनका जो अलायंस है, उनका भी एक अलायंस है ना। हाँ, तो उसी से होगा
एनडीए का लड़ाई उन्हीं लोगों जो कांग्रेस है उसमें उनको लेफ्ट के लोग क्योंकि हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं साथ नहीं हुआ, वो इंडिया अलायंस टूट गया। बाकी राज्यों में भी दे आर सेइंग कि जैसे बीएमसी इलेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग लड़ेंगे शायद महाराष्ट्र में। इंडिया अलायंस जो है वो शायद चल नहीं रहा इतना। तो उमर वहाँ अब्दुल्ला अगर ने नहीं भी कहा चलेगा तो इट इज हम लोगों के सामने आरजेडी ही रहेगा। आरजेडी रहेगा। प्रशांत किशोर यू डोंट थिंक इज नहीं, मुझे नहीं दिखता है कुछ। एनी क्वेश्चन ऑन प्रशांत किशोर? हेलो सर, माय नेम इज़ अंजलि। सर, आप बोल रहे हैं कि आरजेडी की पॉलिटिक्स वही पुरानी पॉलिटिक्स है, तो नया चेहरा प्रशांत किशोर जनसुराज लेके आ रहे हैं इस इलेक्शंस में, और हमने नीतीश कुमार की चुप्पी देखी ये प्रोटेस्ट पे, बीपीएससी प्रोटेस्ट पे, जहाँ की प्रशांत किशोर स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। तो आपको क्या लगता है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस इलेक्शंस में? मुझे नहीं लगता है कि बिहार में उनका कोई अभी तक ज़मीन पर जाकर कोई उनका कोई स्ट्रगल, कोई काम रहा। मुझे नहीं पता बीपीएससी स्टूडेंट को लेकर के। बीपीएससी तो लगातार बोल रही है, एक वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है कि एग्ज़ाम फेयर हुआ है और किसी के पास कोई प्रूफ है तो देने के लिए लोग कोर्ट भी गए हैं। मैटर सब जुडिस है, अगर कोई बात है तो जा कर के वहाँ देंगे। लेकिन बिहार में मुझे नहीं दिखता है, जिनका बारे में आप बोल रही हैं, कि बिहार के लोगों के बीच में जाकर के कोई, आप उसी प्रोसेस से ना आते हैं। हमको तो नहीं दिखा आज तक कि बिहार में जाकर के लोगों के बीच में कुछ काम किया। बट नीतीश बाबू जो के खिलाफ प्रशांत किशोर का रोज एक नया बयान आता है, वो खासकर पर्सनली अटैक कर रहे हैं कि अब नीतीश बाबू नहीं, में। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। बिहार की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है, मुझे लगता है वो है उनके। इस तरह की भाषा को कभी बिहार की जनता सब हिसाब कर देती है। इस तरह की भाषा जब राजनीति में आप बोलते हैं, आपको इतना भी ये नहीं है कि एक मैं उसको, तो इसलिए और उनको लगता है क्योंकि एक बड़े टॉल लीडर हैं, इन पर जितना बोलेंगे तो शायद इससे मेरा कद बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। और क्या डाउट तो आ जाता है ना लोगों के मन में जब वो कहते हैं कि अब नीतीश बाबू जो है उनका वक्त अब रिटायर होने का है। वो कौन है बोलने वाले? हु इज ही? बिहार के लोग डिसाइड करेंगे ना रिटायर किसको करना है, नहीं करना है, वो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। क्योंकि 20 साल के टेन्योर या 19 इयर्स बाय द टाइम इलेक्शंस आर हेल्ड, कि 20 साल के बाद शायद नीतीश बाबू इज नॉट एज एनर्जेटिक एज इज नीडेड फॉर अ स्टेट लाइक बिहार, जहाँ पे बहुत कुछ काम रहता है। ऐसा है कि अभी भी 4 डिग्री में वो यात्रा कर रहे हैं बिहार में। 4 डिग्री अभी ठंड है बिहार में। अब पिछले 1 महीना से पूरा बिहार के हम लोग तो बहुत लोग शायद सोच भी नहीं पाए, आज भी वो पूर्णिया में थे, आज भी वो यात्रा कर रहे हैं सुबह से शाम तक। अब मैंने कहा ना, बिहार के लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ, कितनी पुरानी बात है, 6 महीना पहले। तो पूरा चुनाव में कैंपेन किए हैं, और एक बड़े कैंपेनर थे पूरे चुनाव के, हर एक सीट पर जा करके, और लोगों ने वोट दिया। तो वो तो लेट पीपल डिसाइड जब तो चुनाव आएगा। द पार्टी एंड इट्स लीडर उतना ही ऊर्जा है जितना अर्लियर विधानसभा चुनाव। अच्छा, मोर इसलिए कि बहुत दिन के बाद एक डबल इंजन की सरकार बनी है। अगले 5 साल में बहुत काम करना है वहाँ पर। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स काफ़ी आते हैं दैट ही डजंट हैव द एनर्जी एनी मोर। मैंने कहा ना, पिछले 1 महीना से वो प्रगति यात्रा पर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और ये पूरा हमको लगता है बिहार के में 4 से 6 डिग्री ही जो वेदर है, इतना ठंड में एवरी डे ही इज गोइंग जी, और जा कर के काम तो कर रहे हैं। यूथ वोटर्स के साथ वो रेजोनेट करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो तेजस्वी कह रहे इलेक्शन हैं। ईयर है ना, अभी बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। बहुत कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड भी होता है, बहुत सारा चीज़ें, कुछ सही भी होता होगा। अब मैंने कहा ना, कोर्ट में मामला है, बिल्कुल रेजोनेट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि काम कर, जिन जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं उनके बारे में भी लोगों को पता है। अभी तो इलेक्शन हुआ ना लोकसभा का, वो लोग तो थे। मैं देखता था दिल्ली के मीडिया में कि 250 मीटिंग जाके कर रहे हैं, 400 मीटिंग कर रहे हैं। ये फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? तो इसलिए नीतीश कुमार आज भी पूरे बिहार में के सबसे टॉल लीडर है। महाराष्ट्र में अभी मिलके एनडीए ने लड़ाई लड़ी, सीएम चेहरा कोई नहीं था, उसके बाद फिर बीजेपी का चेहरा बना दिया गया सीएम मिस्टर फडणवीस। सब बोल रहे हैं कि बिहार में भी क्या आगे जाके ऐसा हो सकता है कि लड़ाई साथ में, बट आगे बीजेपी का सीएम बन जाए।
नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वही लीड करेंगे इस अलायंस को। जाति जनगणना पे बात हूँ मैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो नीतीश जी ने जाति जनगणना की थी वो फेक है, इट इज़ नॉट रियल। और कांग्रेस ने ही कहा था नीतीश जी को टू रिलीज द कास्ट सेंसस फाइंडिंग्स। इतना बड़ा हिपोक्रेसी पॉलिटिक्स में हो सकता है? ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। जब जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने कराई, ये सब सरकार में साथ थे। जब रिलीज किया तो ये भी किया कि नहीं, अच्छा किया। कर्नाटक में कब से जातीय गणना किया हुआ है, आज तक हिम्मत नहीं हुई रिलीज करने की। बिहार अकेला स्टेट है इस कंट्री में, और नीतीश कुमार अकेले लीडर है। 1931 के बाद 31 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, जो बिहार में कास्ट डेटा सर्वे भी कराया और कास्ट डेटा रिलीज भी किया। उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो एक्शन भी लिया उस डेटा के बेसिस पर। और इनको अगर कहीं लगता है, ये तो कुछ बोल करके, वो तो नहीं कुछ बोले और गायब हो गए, यही पॉलिटिक्स किया है गुरिल्ला वाला। अगर आपको कुछ तथ्य है तो आप बोलिए कि हाँ कैसे गलत है ये। लेकिन इस तरह का, हम तो इंडिया गठबंधन के मीटिंग में नीतीश कुमार ने बेंगलोर में और मुंबई में कहा कि अपने एजेंडा में डालिए जातीय गणना, हम लोग कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी। दे बैक्ड आउट। जो बोल रहे हैं कि मैं कराऊंगा अभी, राहुल गांधी तो उससे तो भाग गए उस चीज से वहां पर, जब नीतीश कुमार बिल्कुल बोल रहे थे मीटिंग में कि जो भी एजेंडा तय कर रहे हैं उसमें ये एक एजेंडा डालिए। तो कहाँ उस समय स्टैंड लिए कि नहीं इसको डालना चाहिए। अब वो जब आ रहे हैं जातीय गणना कराएंगे, बिहार ही है जो कराया है जातीय गणना, और साइंटिफिकली कराया। जो अफर्मेटिव एक्शन आप कह रहे हैं जो हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? 2 पार्ट था उसमें। उन्होंने सिर्फ जातीय गणना नहीं कराया, उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों का उसमें किया। तो उसमें 94 लाख लोग जो लगा कि वो जो अति दलित हमने बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें हर एक कम्युनिटी का होता कि जो अपर कास्ट के लोग भी हों जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ तय किया, उनको मदद करना है। और जो रिजर्वेशन का दायरा था वो भी बढ़ाने का तय किया, लेकिन मैटर फिर कोर्ट में चला गया, तो मैटर कोर्ट में है। लेकिन बिहार सरकार के पूरा डेटा है, कास्ट का भी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी, और उस पर जब आपके पास डेटा फिगर रहता है तो उस पर आप काम करना शुरू करते हैं। तो उस पर सरकार काम कर रही है। शायद देश में, मैंने कहा ना, कांग्रेस, आप जहाँ कांग्रेस स्टेट है वहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक वाला क्यों नहीं रिलीज करवाता है? तो इसलिए वो कुछ, वही कहा ना, कुछ बोले, खबर में आ गए और निकल गए। पता भी नहीं होगा कास्ट सेंसस क्या होता है, कास्ट क्या होता है, कौन कास्ट कहाँ है, अति पिछड़ा क्या होता है, महादलित क्या होता है, उनको क्या आइडिया है इस सब चीज़ का? दाल क्या है, सब्जी क्या पता है उसको? हमको तो जब वो सुरजेवाला जी ने कहा था ना उनके कास्ट के बारे में, गोत्र वगैरह उन्होंने बताया था, तो वो जानते हैं अपने जाति के बारे में? अपने बारे पता नहीं कितना जानते हैं वो, लेकिन बिहार यूपी के कास्ट डायनेमिक्स को तो हमको तो नहीं लगता उनको उसका जीरो भी समझ होगा। जो ट्यूटर समझा देता होगा वही बात जाके बोल देते होंगे, और क्या उनको समझ में आता हो। I'm going to ask him about his political journey. Anything more on Bihar? Otherwise, I'll ask him about his. Anything more? सर, प्रशांत किशोर के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी। उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दी थी कि नीतीश कुमार कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े अपने मिनिस्टर्स का नाम नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा ना, उनको नीतीश कुमार पर बोल करके खबर में रहना है। लेकिन सर, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे बीजेपी ने नवीन पटनायक के साथ किया था। वो अपना करेक्ट, मैंने कहा ना कि बिहार के पब्लिक डिसाइड करेगी इस चीज़ को जब चुनाव होगा कि किसके साथ जनता खड़ी है। पर उस उड़ीसा इलेक्शन में वो बीजेपी वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट कि नवीन पटनायक जो नवीन बाबू हैं वो ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन अ स्टेट। अब मैं तो बताया आपको कि नीतीश कुमार पूरा स्टेट में उनका यात्रा चल रहा है, पूरे स्टेट में जाकर के उनका यात्रा चल रहा है और फरवरी लास्ट तक चलेगा। यू हैव अ क्वेश्चन? सर, मेरा नाम निखिल कुमार है और आपने बयानों की बात की थी और आपने अमित शाह जी का मेंशन किया था। हरियाणा की एक जनसभा में अमित शाह जी ने साफ कहा था कि नीतीश बाबू के लिए एनडीए के रास्ते और दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। अब जो स्थिति है वो पूरी उल्टी है, वो एनडीए के अंदर है।
और बिहार के अंदर विधानसभा मैंने चुनाव ये भी कहा कि उनका बड़ा रोल है इसमें। अब सर विधानसभा चुनाव आने वाले दरवाजा हैं, खुला भी और उन्होंने न्योता भी दिया अंदर आने के लिए। तब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं होते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एनडीए का दामन फिर छोड़ के वापस से इंडिया अलायंस के पास जाएंगे? इफ बट नहीं होता है, चीज़ें बड़ा स्ट्रेट होता है और उसमें हम लोग साथ लड़े लोकसभा में, वो रिजल्ट सामने है, और विधानसभा में हम लोग साथ लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसमें क्लैरिटी है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं बताऊं आपको क्यों ऐसे कहा जाता है। ये वाला जो पोस्टर ना, इसकी वजह से सब कहते हैं नीतीश सबके हैं, तो सब उनको चाहते हैं ना, तो इसीलिए ये सवाल इन्होंने पूछा। सब चाहते हैं, बिहार में सब चाहते हैं। हाँ, तो वो पलट के उस तरफ भी जा सकते हैं फिर। नहीं, नीतीश कुमार और बीजेपी 96 से साथ है। मुझे लगता है करीब 28-30 सालों का साथ रहा है, और उस समय साथ हुआ, थोड़ा उस फ्लैशबैक में भी जाना चाहिए। जो बीजेपी, उस समय भी बीजेपी को बहुत लोग टच नहीं करते थे, यही लोग साथ में आए, पुराना बात याद रखना चाहिए। और एक था इस टाइप का माहौल, बहुत लोग नहीं साथ आते थे, और उस समय नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस सब उस समय बीजेपी के साथ आए और एक साथ काम करना शुरू किया। तब 98 में सरकार बनी। अब मैंने बताया आपको कि 2005 में अगर सरकार बनी तो अगर नीतीश कुमार फेस थे, नीतीश कुमार की पार्टी थी, तो बीजेपी का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल था उस सरकार बनाने में। उस समय बीजेपी से प्रभारी थे अरुण जेटली, जो पूरा चुनाव वहाँ देख रहे थे बिहार का। किसी को नहीं विश्वास था कि बिहार में लालू जी की सरकार चली जाएगी, लेकिन वो सरकार बनी। इसमें दोनों मिलकर के सरकार बनाए, तो एक लंबे टाइम से काम किया है दोनों ने मिल करके, और टाइम एंड अगेन उन्होंने पब्लिकली भी कहा है कि 2 बार गलती हुई, उसका होगा, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल साथ हैं। फ्लैशबैक की बात करते हैं तो फिर आपको मैं 2012 पे ले जाती हूँ। आपने क्यों बीजेपी को छोड़ा? नहीं, मैं उस समय बीजेपी और जेडीयू में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये था। बहुत बार ऐसा होता था कि इंटरेस्टिंग ये था तो बार बार होता नहीं, क्या होता था कि कुछ कभी कभी, अब देखिएगा पुराना उसमें, कि कुछ सीट अगर बीजेपी के पास चली गई और कैंडिडेट नहीं है तो वो जेडीयू से भी कैंडिडेट लेके जाते थे। ऐसा हुआ है उस समय। और कभी बीजेपी के पास सीट चली गई तो उस बैकग्राउंड में जेडीयू को भी लोग जाकर, मैंने वाइस वर्सा चलता था, तो कोई बिटरनेस पर ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तो इसलिए नीतीश जी से के साथ मैं काम कर रहा था 2004-05 से, मैं इस कोऑर्डिनेशन को देखता था, तो फिर उस बैकग्राउंड में कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू। तो जब आप वहाँ चले गए और फिर जब नीतीश बाबू ने दामन छोड़ा बीजेपी का, तब व्हाट डिड यू डू? बिल्कुल साथ था। यू अग्रीड विद दैट? आप पार्टी में थे? मैं जेडीयू में था। आप जेडीयू में थे, बट आपका कनेक्शन बीजेपी के साथ था। आप अरुण जेटली के खास थे उस टाइम? नहीं, मेरे व्यक्तिगत संबंध तो सबका सबसे रहता है, लेकिन जेटली साहब इस मामले में बहुत ये थे कि अगर दूसरे साइड भी है, उनका तो अक्रॉस पार्टी लाइन किससे कांटेक्ट नहीं रहता था, सबसे संपर्क रहता था। जो उनका बिटर अपोनेंट भी होगा, हमको लगता है, वो सबसे उनका संपर्क रहता था। दिल्ली में तो सब इस बात को जानते हैं, तो इसलिए वो था। लेकिन कभी उन्होंने वो नहीं किया जब हम लोग नहीं भी थे। मुझे आज भी याद है कि साथ नहीं भी थे तो नीतीश कुमार कितनी बार उनके यहाँ खाना खाने गए, साथ नहीं भी थे तब, तो वो पर्सनल रिलेशन कभी खराब नहीं हुआ। तो बट जब आप बीजेपी छोड़ के जेडीयू में गए और जब जेडीयू और बीजेपी का डिवोर्स हुआ तो आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, उस समय के स्टैंड में तो हम लोग तो नीतीश जी के साथ थे। नहीं, नीतीश जी के साथ थे इसमें। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जिस चीज़ के खिलाफ पूरा उन्होंने एक कैंपेन बिल्ड किया बिहार में, तो एक हम लोग को जरूर लगता था कि भाई वो कैसे बदल जाएंगे जो जिनके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब वो प्रूव भी हुआ बाद में सही है। लेकिन कभी ये जो उन्होंने एक स्टैंड लिया, और स्टैंड कभी अकेले नहीं लिया, पार्टी में चर्चा करके लिया सबसे। नीतीश कुमार जी भी जब कोई स्टैंड लिए कि नहीं हम लोगों को दिक्कत है, जो भी उनको लगा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी 13-14 में जो हुआ,
तो उन्होंने पार्टी में डिलिब्रेशन के बाद ही डिसीजन लिया। हम सब लोग पार्टी थे, कोई उनका 2024 का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद जब रिजल्ट आए तो जब सब साथ खड़े थे तो नीतीश बाबू का एक बड़ा ही स्ट्रेंज सिस्टम था जब वो खड़े होके बोल रहे मोदी जी की तरफ उन्होंने इशारा किया रहे जल्दी से सरकार बना लीजिए लेकिन कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं था, ऐसे कुछ था? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ जरूर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे था कि अभी जल्दी सरकार नहीं बनाओगे तो कोई खींचने के नहीं नहीं। वो उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी नेक्स्ट डे ही मीटिंग हुई जब रिजल्ट आया, और बाद में जब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई सेंट्रल हॉल में, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों लेट कर रहे हैं, जो किसी तरह का कोई स्पेकुलेशन, उनका मतलब दूसरा था कि आपको जनता ने मैंडेट दिया है, ये प्री पोल अलायंस है, ये नहीं कि आपको कहीं से अलायंस लाना है, नंबर आपके साथ है, तो आप तुरंत जाकर के ओथ लीजिए। तो उस टाइम इंडिया अलायंस के लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू दोनों को इनवाइट नहीं कर रहे थे कि आप आ जाओ हम सरकार बनाएंगे? वो होप कर रहे होंगे, लेकिन इधर से कोई ऐसा वो नहीं था। तो आए थे आपके पास? उन्होंने कहा ना कि वो जरूर वो कर रहे होंगे, कोशिश की उन्होंने? अब मैं कोशिश तो उनका रहता ही है इस सब चीज़ों को लेकर। अभी भी? नहीं नहीं नहीं, उस समय पे ठीक है, लेकिन कभी भी नीतीश जी उसी समय से बोल रहे थे कि आप को पूरा मैंडेट है, क्योंकि एक चला ना कि 400 की बात थी 240 आ गई। हाँ। अब ये तो साधारण बात नहीं कि थर्ड टाइम रिपीट करना एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के फेस पे चुनाव हुआ और 240 आया, और जो सीट हम लोगों को भी आया जो उनके अलाइज थे, ये तो प्रीपोल अलायंस था। तो ये सब तो ठीक है, पर पतंग उड़ रही है पर मांझा तो आपके हाथ में है ना। ये हम लोग बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत पहले से साथ काम किए हुए हैं, और बिहार के लिए केंद्र सरकार से बहुत दिनों के बाद एक सरकार बनी है जो बिहार के लिए लंबे टाइम के बाद, हम लोग जब से सरकार में आए हैं, हमेशा फ्रेंडली सरकार कभी सेंटर में हमको नहीं जाना था रहा है, काफ़ी टाइम के बाद। पर एज एन अलायंस पार्टनर आपको तो अच्छा लगता होगा ना कि जो मेन पार्टी है थोड़ी सी वीक हो, मतलब आपकी ज़रूरत है ना उनको। नहीं नहीं, ये इस सोच से तो हम लोग कभी ये किए नहीं। जितना मजबूत रहे अलायंस पार्टनर उतना अच्छा है, इसी व्यू से हम लोग काम भी किया, और बिहार में हम लोग परफॉर्म करके भी दिखाया। पर अगर वो मजबूत होंगे तो विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा सीट मांगेंगे। वहाँ लार्जली सेटल्ड रहता है, कभी हमको कितने नहीं सीट? नहीं, अभी नंबर पे तो मैं नहीं कह सकता। आप कह रहे सेटल्ड है तो फिर नहीं, सेटल्ड रहता है, उसमें कोई बहुत इशू नहीं रहता है। जब भी हाँ। पहले से भी लड़ते रहे हैं साथ में ना, हाँ। तो एक हिस्ट्री भी है ना साथ लड़ने का। हाँ। तो उससे मोटा मोटा आइडिया रहता ही है ना। आज जब चुनाव आता है तो सेटल हो जाता है। कोई आप लड़ेंगे इस बार? नहीं, मैं नहीं कहा, मैं तो चुनाव लड़ाने में रहूंगा इसलिए। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट? नहीं नहीं नहीं, चुनाव लड़ाने में रहूंगा। अच्छा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं, मैं पूरा अलायंस लड़े, और पहली बार अब देखिए बिहार में एनडीए का आज तक नहीं हुआ था। एनडीए का कैंपेन ऑलरेडी हर एक जिला में एनडीए साथ मीटिंग कर रही है, तो इसलिए हम लोग उसी में रहेंगे। और एक बात मैं आपके यहाँ बता देता हूँ, बहुत स्पेकुलेशन चलता है कि ये हो जाएगा, कौन आ गया नहीं आ गया। बहुत लोग ऐसे भी दिल्ली के एक सेक्शन के मीडिया में देखता हूँ कि किसको कहाँ से क्या प्ले कर देता है। ग्राउंड रियलिटी, मैंने कहा ना 2024 में जब चुनाव हो रहा था तो अच्छा खासा न्यूज़ चैनल को मैं देखता था यहाँ पर कि नीतीश कुमार इज ओवर, इतना सीट हो गया। नीतीश कुमार, बीजेपी तो अच्छा परफॉर्म करेगी बिहार में, नीतीश कुमार की आधी सीटें आएंगी। नीतीश कुमार के वजह से हो सकता है कि बिहार में रिजल्ट ठीक नहीं हो। कहाँ से रिपोर्ट ला करके कहाँ बात किया। आप बैठे हैं, माइक आपके पास है, आप कुछ भी, ग्राउंड रियलिटी क्या हुआ वो तो मीडिया हम लोग सब जान गए। हरियाणा में जब मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार इज फिनिश्ड, ही बाउंस्ड बैक लाइक एनीथिंग। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। वो कहते हैं ना कैट हैज़ 9 लाइव्स, वो नीतीश बाबू के लिए बिल्कुल सही होता है। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, दिल्ली में जो पूर्वांचली बहुत बड़ा वोटर है, और हमने कई बयानबाजी देखी हर तरफ से, आपको क्या लगता है दिल्ली का क्या समीकरण रहेगा? देखिए, आपने बिहार पर इतना क्वेश्चन पूछा,
एक बार जरूर जा करके 70% जो लोग हैं वो कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली के बाहर, और वहाँ जा कर के लिविंग कंडीशन देखिए किस स्थिति में लोग रहते हैं, वहाँ का रोड कैसा है, वहाँ का बिजली कैसा है। एक बार जरूर जाके कैमरा लेके देखना चाहिए और 5 लोगों से बात करना चाहिए, वहाँ पीने का पानी कैसा है। देश की राजधानी है, प्रवचन सुन लीजिए। और जब कोविड हुआ था तो कोविड में जितने पूर्वांचल के लोग यहाँ थे, माइक लगा करके और बस में भर भर करके दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ाए थे यही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। जो बहुत सारा फुटेज आप लोगों के पास भी होगा, जो लोग पैदल वॉक करके जा रहे हैं, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, ये उनका देन है पूर्वांचल के लोगों के लिए। क्या कहा, 500 रुपया लेके आता है और 5 लाख का इलाज कराता है। तो ये उनकी फीलिंग है पूर्वांचल के वोटर को लेकर के, और मुझे लगता है कि उसी की वजह से वो मुख्यमंत्री भी बनते रहे। एक बड़ा सपोर्ट बेस रहा उनका। पूर्वांचल के लोग अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली तो कोई किसी का, कौन ओरिजिनल दिल्ली का है, सब लोग कहीं से कहीं आया है दिल्ली में। तो पूर्वांचल के लोग यहाँ पर हैं तो वो अपना मेहनत करके अपना स्पेस बनाया है ना। अगर दिल्ली के डेवलपमेंट में उनका भी बहुत बड़ा रोल है ना इसमें। तो इसलिए इस बार हमको लगता है पूर्वांचल के लोग को सब याद है, इस बार उनका हिसाब कर देंगे। सर, एक नेगेटिव परसेप्शन होता है पूर्वांचलियों के लिए कि वो माइग्रेंट लेबर के तौर पर आते हैं हर राज्य में। सो एंड दे डोंट लर्न द लोकल लैंग्वेज, वो हिंदी में ही बात करते हैं, वो उनका एक अपना एरिया होता है, वो मर्ज नहीं कर पाते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो। खासकर दक्षिण के राज्यों में पूर्वांचलियों को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? डज इट हर्ट यू एज अ पूर्वांचली? नहीं, हम पूर्वांचल के लोग, सही बात है कि डेवलपमेंट के मामले में जितना एडवांसमेंट उन सब एरिया में हुआ, ये एरिया ज़रूर जो पूर्वांचल का एरिया है, लेकिन अब पिकअप कर रहा है और लोग जा कर के जहाँ भी गए हैं उन्होंने ऑनेस्टली काम किया, चीज़ों को बिल्ड किया। मुझे याद है कि शुरू के फेज में नीतीश जी को पंजाब के सीएम बोलते थे कि आप जो काम कर रहे हैं अब तो लोग आना बंद कर दिए, हम लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग को समस्या हो रही है। इट्स बोथ फार्म लेबर के लिए हम लोग को समस्या यहाँ पर हो रही है। तो अब तो जहाँ भी गए हैं ये लोग, तो वहाँ जा करके उसी जगह काम करके वहीं के इकोनॉमी को बिल्ड करके उन्होंने अपना जगह बनाया, मेहनत करके अपना जगह बनाया। लैंग्वेज तो हर एक जगह बदल जाता है, बिहार में भी हर एक एरिया का लैंग्वेज अलग है। एक लैंग्वेज का, मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ मैथिली लैंग्वेज है, दूसरे एरिया में जाए तो भोजपुरी लैंग्वेज है। वो तो हर एक किलोमीटर में कुछ ना कुछ, क्योंकि महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं भैया लोग, यूपी बिहार के लोगों के लिए होता था। अरे दिल्ली में बिहारी यही नहीं चलता था। अब ना ये चीजें बदली है, वही तो मैं कह रहा था, बिहारी मतलब गाली हो गया, बिहारी बोल दिया तो यही तो था लोगों के मन परसेप्शन बिहारी को लेकर के। पहले बताया कि इतना बड़ा जहां देश का इतिहास बिहार से शुरू होता है, इतनी बड़ी लेगेसी, इतना बड़ा जिसका हिस्ट्री रहा हो, और इस जगह पहुंच गया वो स्टेट, तो इसलिए तो वो तो एक रहा है जरूर। हाँ, लेकिन जो भी पूर्वांचल के लोग जहाँ भी गए हैं वो मेहनत करके अपना जगह बनाया है। संविधान की बात करती है, लोग करते हैं ना आजकल, तो देश तो एक है ना, तो देश में तो है ही, संविधान में एक दूसरी जगह जा करके काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब स्टेट भी पिक कर रहा है। मुझे लगता है कि वेरी सून आपको और बेहतर दिखाई पड़ेगा, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। सर, मेरा सवाल ये था कि अभी हाल ही में होम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें ये कहा था कि अगला जो बिहार का जो चुनाव होगा उसका जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, वो जेडीयू का पार्लियामेंट्री बोर्ड और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड साथ मिलकर तय करेगा। ये नहीं कहा था सर? नहीं, ये नहीं कहा था। जेडीयू का पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करेगा, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मीडिया में हम लोग थोड़े बैठ के तय करते हैं, जिस हम बात कर रहे थे। लेकिन इसका निर्णय मीटिंग में होगा, ये उन्होंने कहा था, लेकिन कोई फिक्स नहीं होगा, ऐसा कहा था उन्होंने। नहीं, इस तरह से नहीं कहा था। मैंने कहा नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो वही एजेंडा रहेगा कि रिजल्ट के बाद तय होगा, पहले प्री पोल में तय नहीं होगा। फिर वही हो सकता है ना, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उद्धव ठाकरे नाराज हो गए कि पहले अमित शाह ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं सीएम बनूंगा, उसके बाद। मुझे नहीं लगता है बिहार में ये सब इशू है।
हमको नहीं दिखता है। बिहार में चीज़ें सेटल्ड है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे क्यों है कि बीजेपी में सुशील मोदी के बाद कोई भी ऐसा चेहरा नहीं उभर के आया जो उस लेवल का है, जो सीनियर है? नहीं, अब धीरे धीरे उन लोगों ने प्रोजेक्ट भी किया है। जो यंग, जो नेक्स्ट जनरेशन जो उनके यहाँ लोग हैं, उनको धीरे धीरे उन्होंने प्रमोट भी किया है। अब वो लोग इमर्ज भी कर रहे हैं। लेकिन जो सुशील मोदी जी के समय के लोग हैं, अब उनका वो भी हो गया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अब धीरे धीरे उनके यहाँ भी लीडरशिप इमर्ज कर रहे हैं। यंग पॉलिटिशियंस की बात करें तो चिराग पासवान और तेजस्वी, इन दोनों के बीच में व्हाट वुड यू से कि किसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है? नहीं, मैं उस पर इसलिए कि चिराग पासवान भी अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी को 2 अपॉर्चुनिटी मिला एज ए डिप्टी सीएम कुछ परफॉर्म करने का। एक पार्टी को लीड कर रहे थे और वो परफॉर्म करके कुछ दिखा सकते थे अपना काम का। हमको नहीं लगता है कि वो जो भी मौका मिला उसको अपॉर्चुनिटी में वो बदल पाए कुछ काम। इज इट बिकॉज ही कांट इमर्ज आउट ऑफ द शैडो ऑफ हिज फादर? कभी कभी ऐसे होता है, जैसे अखिलेश को भी काफ़ी वक्त लगा। एक होता है ना, बरगद के पेड़ के नीचे पनपता नहीं है कुछ। इज इट बिकॉज ऑफ दैट? नहीं, एक तो वो भी है कि इनमें कुछ हो सकता है कि कोई वो हो, लेकिन पार्टी एज सच ऐसा है जो वो जो पूरा का पूरा नीचे तक उनका सिस्टम है, उससे बिहार की जनता घबराती है। वो उसी टाइप का पॉलिटिक्स जो पहले करते रहे हैं, आज भी उनके जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, उसी से प्रॉब्लम जेडीयू को, वर्कर को होता था। वो उसी टाइप थाना ब्लॉक जाना, ये करना, वही जो होता है। तो वो कल्चर तो मुश्किल है उसी टाइप के लोगों के साथ आपको। तो उसमें हमको तो लग रहा है कि दिक्कत उनको हो रही होगी। लेकिन उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था जब 2 बार वो बने, और हमको लगता है आधा डिपार्टमेंट खुद लेके बैठे हुए थे। 7-8 डिपार्टमेंट तो खुद लेके बैठे हुए थे। तो कुछ तो परफॉर्म कर सकते थे उन सब चीज़ों में। That he has not. So were they pulling down the government at that stage, or was it a good mix जो आपके पास था उस वक्त उनके साथ जब अलायंस में थे? तो नहीं, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, जो भी डिपार्टमेंट था। और वो एक नीतीश कुमार का सबसे बड़ा यूएसपी गवर्नेंस रहा, काम करके, और एक डिलीवरी रहा जो भी रिसोर्स था उसको लेकर के। और आज भी अगर आप चर्चा कर रही हैं, एक टॉल लीडर है और लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है 20 साल के बाद। 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद भी है, तो जरूर कुछ काम किए होंगे लोगों का। नहीं, क्यों एक सपोर्ट बेस रहेगा? क्यों लगता है कि वही एक फेस है? तो वो उस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उस काम। तो अब 2025 में जब आप विधानसभा चुनाव के लिए आप यू गोइंग फॉरवर्ड, तो आपको नहीं लगता एक एंटी इनकम्बेंसी का ज़रा भी असर होगा? नहीं, प्रो इनकम्बेंसी रहेगा। लोगों को तो अब लग रहा है कि भाई सेंटर में सरकार है, सेंटर से हम लोगों को मदद मिल रहा है, बिहार का एक बेस तैयार है, बिहार को डेवलपमेंट का नेक्स्ट जंप लेना है, एंड दिस इज द राइट टाइम। तो बिहार तो लोग चाहते हैं कि यहाँ भी सरकार बने, और अगले 5 साल में जो पैरामीटर आप दिखा रही थी, वो इंडिकेटर्स अगले 5 साल में और कैसे बेटर होगा, वहाँ लोगों का ध्यान है। ये अपॉर्चुनिटी बिहार का लोग लूज नहीं करना चाहता है। दे वांट टू हैव दिस डबल इंजन सरकार, इसलिए बिहार में और बड़े मार्जिन से 200+ सीट लेकर के हम लोग आएंगे। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए एंड हमारे ऑडियंस से भी आपने सवाल लिया, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.